गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जेएमएस स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मगध साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। दोस्तों, मगध का इतिहास केवल राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की गाथा है। तो चलिए आज उसी महान मगध के महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये बिंबिसार को माना जाता है, क्योंकि ये वैवाहिक संबंध के माध्यम से साम्राज्य की नींव मजबूत किए थे। जैसे कि इन्होंने पहला विवाह कौशल प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ, जब ये महाकौशला से विवाह किए थे तब इनको काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में मिला था। दूसरी विवाह इन्होंने वैशाली की राजकुमारी चेलन्ना के साथ, और तीसरी विवाह इन्होंने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किए। तो इसी प्रकार वैवाहिक संबंध के माध्यम से ये अपनी साम्राज्य की नींव मजबूत किए थे। प्रश्न संख्या 2, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी का निर्माण किस वास्तुकार से करवाया था? तो ये राजगिरी का निर्माण महागोविंद से करवाए थे बिंबिसार, और राजगिरी का वर्तमान नाम गिरिब्रज है। गिरिब्रज। प्रश्न संख्या 3, हर्यक वंश के किस शासक को पृथहंता के नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु को पृथहंता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देते हैं। इसी कारण अजातशत्रु को पृथहंता कहा जाता है और हर्यक वंश को पृथहंता वंश कहा जाता है। पृथहंता वंश। प्रश्न संख्या 4, अजातशत्रु का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? अजातशत्रु का प्रसिद्ध उपनाम कुनिक था, वही बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था। बिंबिसार, इनका उपनाम श्रेनिक था। प्रश्न संख्या 5, जीवक किसके दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य थे? जीवक बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य थे, और जब गौतम बुद्ध का तबीयत खराब हो जाता है और अवंती के राजा प्रघोत का भी तबीयत खराब होता है, अवंती के शासक प्रघोत का, तब ये सेवा शुश्रूषा के लिए भेजते हैं जीवक को। बिंबिसार के राजवैद्य होते हैं जीवक, और जीवक को ही भेजते हैं सेवा करने के लिए अवंती के राजा प्रघोत के पास भी और गौतम बुद्ध के लिए भी। प्रश्न संख्या 6, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगिरी में, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में। वही बात करें पाटलिपुत्रा का, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था यहाँ पाटलिपुत्रा के अशोकाराम विहार में। वही दूसरा वैशाली में हुआ था, और चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। प्रश्न संख्या 7, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसने की? तो ये उदयन किए हैं। अजातशत्रु के पुत्र है उदयन। ये सामरिक महत्व को देखते हुए पाटलिपुत्रा, जो कि पुराना नाम इसका कुसुमपुर है, पुराना नाम कुसुमपुर था, पाटलिपुत्र शहर को बसाए हैं उदयन, और राजधानी भी उदयन ही बनाए हैं पाटलिपुत्रा को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग कर देते हैं। शिशुनाग। और शिशुनाग जो होते हैं वे इनके ही मंत्री होते हैं, और शिशुनाग इनको पद से हटा करके नए वंश की स्थापना करते हैं, शिशुनाग वंश की। प्रश्न संख्या 9, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करते हैं। ये हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करते हैं। प्रश्न संख्या 10, किस शासक को पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? काकवर्ण का मतलब होता है कौवा जैसा काला, कौवे जैसा काला। काला शोक को कहा जाता है काकवर्ण,
और ये शिशुनाग के पुत्र थे। प्रश्न संख्या 11, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय का हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। ये शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग वंश के। अजातशत्रु हर्यक वंश के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इनके समय में हुआ था। अशोक, ये मौर्य साम्राज्य के थे, मौर्य वंश के। तृतीय का आयोजन हुआ था। और कनिष्क जो कि कुषाण वंश के थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन इनके समय में हुआ था। प्रश्न संख्या 12, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक जो है वो महापदाम थे। महापदाम क्या करते हैं? शिशु वंश के अंतिम शासक जो होते हैं, शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना करते हैं। प्रश्न संख्या 12, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद होते हैं। ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना करते हैं। प्रश्न संख्या 13, सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो ये महापदम नंद करते हैं धारण। और ये जो होता है सभी मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, ये सभी क्षत्रिय राजाओं को हरा के ये उपाधि धारण किए थे सर्व क्षत्रांतक की। उनको भार्गव भी कहा जाता है। भार्गव, भार्गव का मतलब होता है दूसरा परशुराम, दूसरा परशुराम। प्रश्न संख्या 14, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं चाणक्य की मदद से। और ये जो धनानंद थे ये काफ़ी लालची और बहुत ही क्रूर शासक थे। प्रश्न संख्या 15, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये 326 BC में आक्रमण किए थे भारत में। और ये भारत प्रवेश किए थे खैबर दर्रा से होते हुए, खैबर दर्रे के रास्ते से भारत में प्रवेश किए थे। प्रश्न संख्या 16, सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पिच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये जो हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ वो झेलम नदी के तट पर हुआ। यूनानी भाषा में ही झेलम को कहा जाता है हाइडेस्पिच। यूनानी भाषा के अकॉर्डिंग, यूनानी भाषा में। प्रश्न संख्या 17, सिकंदर की मृत्यु 323 BC में कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। भारत से लौटते वक्त जब इनका एज 33 वर्ष था, उसी वक्त सिकंदर की मृत्यु एशिया के बेबीलोन जो कि वर्तमान इराक में पड़ता है, वर्तमान के इराक नामक स्थान में पड़ता है। प्रश्न संख्या 18, मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह होता है। और ये 5 पहाड़ियों से घिरा होता है। 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ही जो है ये बहुत सुरक्षित थी। प्रश्न संख्या 19, महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध किया था? तो ये लिच्छवी के विरुद्ध किए थे। लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध में पहली बार पत्थर फेंकने वाला यंत्र का प्रयोग हुआ था। और वही पत्थर फेंकने वाला यंत्र को महाशिलाकंटक कहा जाता था, फेंकने वाला यंत्र। प्रश्न संख्या 20, प्राचीन भारत में एकराट की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? तो ये महापदम नंद थे। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण किए थे। एकराट का मतलब होता है अकेला राजा, अकेला
राजा। प्रश्न संख्या 21, जीवक को बिंबिसार ने किस राज्य के राजा चंद प्रघोत के इलाज के लिए भेजा था? तो ये अवंती के राजा प्रघोत के इलाज के लिए भेजे थे बिंबिसार जीवक को, और गौतम बुद्ध के लिए भी भेजे थे। प्रश्न संख्या 22, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। वही अरस्तु के गुरु के नाम की बात करें तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सिकंदर के गुरु हो गए अरस्तु, अरस्तु के गुरु हो गए प्लेटो, और फिर प्लेटो के गुरु हो गए सुकरात। प्रश्न संख्या 23, सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था जिसके नाम पर उसने एक नगर बसाया था? तो ये बू कैफला था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बू कैफला, और घोड़े के याद में ही ये झेलम नदी के तट पर बू कैफला नामक शहर को बसाए थे। प्रश्न संख्या 24, सिकंदर के जल सेनापति कौन था? तो ये निर्याकस थे जल सेनापति। वही थल सेनापति की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर थे थल सेनापति। प्रश्न संख्या 25, नंद वंश के राजा किस धर्म के अनुयायी माने जाते थे? तो नंद वंश के जो राजा हुए, विशेषकर महापद्मनंद की बात करें और धनानंद की बात करें, महापदानंद की बात करें या फिर धनानंद की बात करें, तो ये जैन धर्म को मानते थे। तो इसी कारण नंद वंश के राजा किस धर्म के अनुयायी माने जाते थे? जैन धर्म के। प्रश्न संख्या 26, प्रसिद्ध व्याकरण विद्वान पाणिनि किसके समकालीन या मित्र थे? तो ये थे महापदानंद के। पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण के। ये महापद्मनंद के समकालीन भी थे और मित्र भी थे। प्रश्न संख्या 27, 16 महाजनपदों की सूची किस प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ये बौद्ध ग्रंथ है। 16 महाजनपद की सूची मिलता है अंगुत्तर निकाय में। वही जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की चर्चा है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 28, अजातशत्रु के उस चतुर मंत्री का नाम क्या था जिसने बज्जी संघ में फूट डाली थी? तो ये बर्षकार थे। बर्षकार अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ मंत्री थे। उसने बज्जी संघ के भीतर फूट डालकर उसे कमजोर किया और मगध की जीत पक्की की। प्रश्न संख्या 29, मगध के किस शासक ने पहली बार युद्ध में हाथियों के बड़े पैमाने पर प्रयोग किया? हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किसने किया? तो ये महापद्मनंद ही करते हैं। नंद वंश के पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों हाथी शामिल थे, जिससे कि यूनानी सेना भी डर गई थी। प्रश्न संख्या 30, हाइडेस्पिच का युद्ध किस आधुनिक नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। यूनानी भाषा में इसे हाइडेस्पिच कहा जाता है। ये रिपीटेड है। प्रश्न संख्या 31, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से पूरी तरह इनकार कर दिया था? तो ये ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिए थे। लगातार युद्ध से सेना जो है सिकंदर की सेना थक जाते हैं, इसलिए ब्यास नदी के उफान को देखते हैं और प्लस मगध की जो विशाल सेना थी उससे डर करके ये आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। प्रश्न संख्या 32, बिंबिसार ने मगध पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो ये 544 BC से लेके 492 BC तक शासन करते हैं, यानी कि 52 वर्ष तक। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार लगभग 52 वर्ष तक शासन किए थे।
प्रश्न संख्या 33, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? शिशुनाग जो है अपनी राजधानी वैशाली ले गए। फिर कालाशोक जब शासक हुए तो कालाशोक फिर से वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्रा को लाए। उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, शिशुनाग फिर वैशाली को बनाया, फिर कालाशोक पाटलिपुत्र को ही बनाया। प्रश्न संख्या 34, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार किस मगध सम्राट ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी? तो ये महापद्मनंद खुदवाए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग को जीतकर वहां नहर का निर्माण करवाए थे। प्रश्न संख्या 35, श्रेनिक के नाम से प्राचीन इतिहास में किसे जाना जाता है? तो श्रेनिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। वही अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। साथ ही इनको पृथहंता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध की सत्ता संभाली थी? अजातशत्रु 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक सत्ता संभाले, अर्थात 32 वर्ष तक। और इनके पिताजी बिंबिसार 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक 52 वर्ष, और फिर अजातशत्रु 492 से लेके 460 बीसी तक 32 वर्ष। प्रश्न संख्या 37, मगध साम्राज्य की सबसे बड़ी सेना चतुरांगनी सेना किस वंश के पास थी? तो ये नंद वंश के पास था। यूनानी लेखकों के अनुसार नंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक था, 2 लाख पैदल सैनिक, साथ ही 20,000 घुड़सवार था, 20,000 घुड़सवार, और 6,000 हाथी। सबसे बड़ा सेना नंदवंश के पास था मगध साम्राज्य की। प्रश्न संख्या 38, किस राजा ने अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डाल दिया था? तो ये अजातशत्रु होगा। सत्ता के लालच में आके अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को जेल में डाल देते हैं, जहाँ के जेल में ही बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न संख्या 39, महापद्मनंद ने कलिंग विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? ये एकराट की उपाधि धारण करते हैं। एकराट का अर्थ ही होता है अकेला राजा, यानी संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी। प्रश्न संख्या 40, मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी को अस्थायी रूप से पाटलिपुत्रा को बनाया? तो ये कालाशोक जो होते हैं वो अस्थायी रूप से वैशाली से राजधानी हटा के पाटलिपुत्रा को बनाते हैं, वैशाली से हटा के। अस्थायी रूप से। प्रश्न संख्या 41, प्राचीन भारत में किस क्षेत्र को अवंती के नाम से जाना जाता था? तो ये मालवा को जाना जाता था। ये आधुनिक मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को बोला जाता था अवंती, और इसकी राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। प्रश्न संख्या 42, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किए थे तो उस समय तक्षशिला के शासक कौन थे? ये तक्षशिला के शासक होते हैं उस समय आम्भी। और आम्भी क्या करते हैं कि युद्ध भी नहीं लड़ते हैं और सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है बिना युद्ध लड़े आम्भी। प्रश्न संख्या 43, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी और संरक्षक था? तो बिंबिसार बौद्ध के समकालीन थे और परममित्र, और अगर ऑप्शन में दोनों आए तो दोनों के समकालीन थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। लेकिन इस तरह के ऑप्शन है तो बौद्ध धर्म ही मानना ज़्यादा उचित होगा।
बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन और उनके परम मित्र और संरक्षक थे। प्रश्न संख्या 44। अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म को मानता था? अजातशत्रु जो है प्रारंभ में मानते थे जैन धर्म को, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। बाद में पहले वो जैन धर्म को मानते हैं। प्रश्न संख्या 45। मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो मगध के उत्कर्ष का जो मुख्य कारण था, लोहे की खानें, उपजाऊ मिट्टी, सुरक्षित राजधानी, ये तीनों कारण थे, यानी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 46। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन था? तो ये निर्याकस थे। ऐसे तो इनके साथ और भी आए थे, आनेसिक्रेटस भी आए थे, आनेसिक्रेटस, एरिस्टोबुलस भी आए थे, एरिस्टोबुलस। ये सारे लेखक सिकंदर के साथ आए थे, निर्याकस, आनेसिक्रेटस, एरिस्टोबुलस। प्रश्न संख्या 47। रथ मुसल क्या था? ये एक शक्तिशाली अस्त्र था। यह एक प्रकार के गद्दा जैसा हथियार था जो कि रथ के साथ जुड़ा रहता था और दुश्मनों को कुचल देता था। प्रश्न संख्या 48। मगध साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली वंश कौन सा था? तो ये मौर्य वंश था। नंद के बाद मौर्य वंश आया जिसने मगध को अखिल भारतीय साम्राज्य बना दिया था। मौर्य वंश अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया था। अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया मौर्य वंश, जिसके कारण मगध साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली वंश मौर्य वंश को माना जाता है। प्रश्न संख्या 49। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसकी पूर्व साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पूर्व साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न संख्या 50। मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती थी? तो ये उत्तरी सीमा जो है गंगा नदी द्वारा सुरक्षित थी और यहीं से निर्धारित होती थी। आज का लास्ट प्रश्न आप लोग के लिए कि मगध की वह कौन सी राजधानी थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए, थैंक्स।